नमस्कार दोस्तों, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंक नागर आपके सामने आज फिर लेकर आ रहा हूँ मध्य प्रदेश के वनस्पति तथा जलवायु से संबंधित जो चैप्टर है उसका पार्ट 2। अब उस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ना चाहेंगे ये देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि वन जो है कितने टाइप से मध्य प्रदेश में बटे हुए हैं। एक हमने देखा कि प्रशासनिक आधार पर, फिर हमने एक देखा था कि प्रादेशिक आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। फिर हमने एक देखा था कि किस तरीके से इन्हें उष्णकटिबंधीय वनों के रूप में बताया गया है। तो किस टाइप के उष्णकटिबंधीय वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो देखेंगे। फिर एक ऐसे प्रजाति के आधार पर, जैसे पर्टिकुलर वृक्षों को लेकर पढ़ेंगे, जैसे साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन के रूप में इन्हें हम जानेंगे। तो हमने सबसे पहले अभी उष्णकटिबंध के बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट जो था मध्य प्रदेश की वनस्पति एवं जलवायु, मैंने उसका फर्स्ट पार्ट उष्णकटिबंधीय वन को लेकर बनाया है। उसमें बताया है कि उष्णकटिबंध को उष्णकटिबंधीय वन क्यों कहा, ऐसा क्या कारण है, वहाँ के उष्ण जलवायु वहाँ पर स्थित रहती है। तो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये काफ़ी समझ में आने लगेंगे आगे के चैप्टर भी। अब हम यहाँ से बात आगे चलाते हैं। फर्स्ट तो हो गया उष्णकटिबंधीय वन। अब हम आज सेकंड जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो प्रशासनिक आधार पर, फिर हम प्रादेशिक आधार पर भी देखेंगे, प्रजाति के आधार पर भी वनों को देखेंगे, पर आज हम देखते हैं प्रशासनिक आधार पर। अब जैसे नाम से ही प्रशासकीय बोल दो, शासकीय बोल दो, बाकी की शासकीय प्रबंध के आधार पर, इन्हें हम देखते हैं। तो प्रशासनिक प्रबंध के हिसाब से इसे कैसे देखा जा रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इन वनों को कैटेगराइज करा है, उनकी अलग अलग ग्रेड देकर उनको एक अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिस तरीके से उन वनों की देखरेख उस हिसाब से की जाती है। ठीक है। तो प्रशासनिक आधार पर भी इनके अगर देखें हम तो इन्होंने 3 रूप में इन्हें बांटा है। प्रशासनिक प्रबंध के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है वो 3 टाइप से करा है। एक है आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन, और एक है अवर्गीकृत वन। अब अगर मैं आरक्षित वन के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। संरक्षित वन प्रोटेक्टेड, और अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड, उन्हें क्लासिफाइड नहीं किया गया है, वो इस तरीके से ही नॉर्मल वनों के रूप में जाने जाते हैं।
इस तरीके से देखें तो 3 कैटेगरी में इन वनों को बांटा गया है प्रशासनिक प्रबंध के आधार पर। अब आरक्षित वन, आरक्षित वन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में आपके परसेंटेज के रूप में अगर देखा जाए तो अगर हम देखें इन्हें अगर कैटेगरी वाइज देख लें तो अगर प्रतिशत देखें कि मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का मतलब कितना प्रतिशत भाग है जो इस फॉरेस्ट के अंदर आता है और कितना प्रतिशत भाग है जो संरक्षित वन में आता है और कितना अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो इस तरीके से बहुत अच्छे से टेबल वाइज भी देख सकते हैं ताकि अलग अलग वन का डाटा आपके पास अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर आरक्षित वन देखें तो ये मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का जो 100% आपका जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें लगभग 65% जो क्षेत्र है वो आरक्षित वनों का आता है। उसके बाद संरक्षित वन आप देखोगे तो वो आता है 33% समथिंग और अवर्गीकृत वन का आता है लगभग 2%। अब आरक्षित वन का मतलब ही क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, जिन्हें रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर क्या है, प्रशासनिक प्रबंध जो रहता है या प्रशासनिक या कानून के द्वारा जो प्रबंध यहाँ जो किए जाते हैं वो बहुत ही टफ लेवल पर होते हैं। मतलब इन वनों की कटाई, यहाँ पर पशुओं का चारण मतलब उनकी चराई करवाना या फिर उनके बीच में से आवागमन उन वनों के बीच में से सभी क्या रहता है, प्रतिबंधित रहता है। और इन सभी कैटेगरी को अगर इन सब चीज़ों का कोई उल्लंघन करता है तो उसको कानूनी रूप से दंड दिया जाता है। इसलिए आरक्षित वनों में प्रशासनिक प्रबंध क्या रहते हैं, बहुत ही कह सकते हैं कि सख्त रहते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, पशुचारण, कटाई और आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध। तो पशुचारण, कटाई और आवागमन पूर्णतः प्रतिबंध रहता है। यहाँ पर पशुचारण और आवागमन तो हो सकता है संरक्षित वनों के अंदर, किंतु कटाई तो यहाँ पर भी नहीं हो सकती क्योंकि पूर्णतः प्रतिबंध यहाँ पर आरक्षित वनों को किया गया है। यदि ऐसा होता है तो उसे कानूनी अपराध माना जाता है, यदि ऐसा हुआ तो। और यहाँ पर क्या है, पशुचारण और आवागमन की सुविधा कुछ हद तक गवर्नमेंट अप्लाई करती है। किंतु कटाई पर रोक बोल दो या प्रतिबंध बोल दो या कटाई करने पर कानूनन अपराध माना जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। और अवर्गीकृत वन जो है इनमें कटाई भी की जा सकती है, पशुचारण आवागमन तो रहता ही है और कटाई भी की जा सकती है। तो इस तरीके से अवर्गीकृत वन को मतलब जो एक नॉर्मल एरिया में हमारे शहर के आसपास के हम देखते हैं कई जगह जो नॉर्मल पेड़ उगते रहते हैं और उनकी कटाई करने के लिए गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा सख्ती से नहीं देखती है, तो वो अवर्गीकृत वनों में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है,
तो अगर इन्हीं रूप में अगर देखा जाए और इनके अगर हम प्रशासनिक प्रबंध देख लें और यहाँ पर प्रशासकीय कानून किस हिसाब से रहते हैं, तो आरक्षित वन में देखें तो सर्वाधिक मिलेगा आप पे, सर्वाधिक प्रशासकीय प्रबंध होते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, आरक्षित वन के कंपैरिजन में कम होते हैं, रहते हैं तो यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर भी कटाई पर रोक है, पर यहाँ पर जो आरक्षित वन है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या रहता है, थोड़ी बहुत ढील दे दी जाती है, जैसे पशुचारण और आवागमन की सुविधा देती है। और अवर्गीकृत वन में क्या है, इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और वैसे भी आजकल तो हमारे देश में इन्वायरमेंट की तरफ वैसे भी कोई इतना जोर देकर इतना गहरे रूप से सोचता नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम उसका उपभोग करते जा रहे हैं। यदि बोल दे कि हम उसे दे क्या रहे हैं तो शायद उसका 1% भी हम न बता पाएंगे। अगर यदि हम उससे 100% कुछ ले रहे हैं तो शायद ही हम उसको 10% दे रहे होंगे, शायद वो भी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में जो इसे देखा गया है। तो इस तरीके से अगर इसके एरिया भी अगर देखना है, देखो अगर एग्जाम्पल में होगा तो इस तरीके से प्रतिशत पूछ सकते हैं इनका, और यदि एरिया भी पूछ ले बाय चांस, तो एरिया भी अगर डाटा के रूप में आप देखना चाहें तो आरक्षित वन का 61,886 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये किसका हो जाएगा, आरक्षित वन का एरिया हो गया। फिर जो आता है सेकंड नंबर पे संरक्षित वन, तो संरक्षित वन का जो एरिया है वो है 31,098 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर उसी को अगर अवर्गीकृत वन का अगर हम एरिया देखें तो वो है 1705 या 1705 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये तीनों प्रकार के जो प्रशासकीय प्रबंध के आधार पर जो 3 टाइप के वन रहते हैं, उन तीनों टाइप के वनों से रिलेटेड कुछ कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो यदि एग्जाम में कभी आ जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे मेनली मैंने आपको बताया इसके पहले कि उष्णकटिबंधीय वन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मानसूनी प्रकार के हमारे यहाँ जलवायु पाई जाती है, सीधी सी बात है, क्योंकि वर्ष भर हमारे यहाँ नदियाँ नहीं बहती, हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो भी मानसूनी रहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो भी क्या है, जब बारिश होती है, वर्षा का जो सीजन रहता है हमारे यहाँ, वर्षा ऋतु रहती है, उसी समय उन वर्षा के समय पर ही वो नदियाँ बहती है। अभी हमने देखा था प्रशासकीय प्रबंध के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से और वनों को इन्होंने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है और उनको डिफाइन करके बताया गया है। तो हमने अभी देखा था प्रशासकीय प्रबंध के आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्हें प्रादेशिक आधार पर बांटा गया है। अगर मैं प्रादेशिक आधार पर वनों के वर्गीकरण की बात करूं, तो यहां पर भी मुझे 3 रूप दिखते हैं। जो प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण है उसमें क्या है, विंध्य कैमूर श्रेणी। अब विंध्य कैमूर श्रेणी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र वाले वीडियो देख सकता है, तो पता चलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो तो जब तक उसके बेसिक चीज़ों को आप पहले से क्लियर करके नहीं चलोगे, आपको कोई सी भी बातें बीच वाली समझ में नहीं आएगी। इसलिए मध्य प्रदेश पढ़ो या इतिहास पढ़ो या भूगोल पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमपीजी के साइंस या कुछ भी हुआ, तो जब तक आप बेसिक चैप्टर पे कमांड नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई सी भी चीज़ बीच में समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ, या आप
जो भी अगर आप पर्सनल भी पढ़ते हो तो उस पर मैप के थ्रू उसे देखिए कि बेसिक चैप्टर क्या है, तो आपको जो भी पोजीशन पता चलेगी उससे आपको समझ में आने लगेगा कि विंध्य केमूर श्रेणी अगर है तो क्या है। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ, एक तो ये है, फिर एक है सतपुड़ा श्रेणी, या सतपुड़ा प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक है, विंध्य कैमूर प्रदेश श्रेणी तो पर्वतमाला है, पर अगर आप प्रदेश के रूप में अगर दिया इन्हें बता रहे हो तो आप प्रदेश भी लिख सकते हो, सतपुड़ा प्रदेश। और एक जो आता है वो आता है शिवपुरी तथा मुरैना का पठार। मुरैना शिवपुरी का पठार। तो इस तरीके से 3 टाइप से प्रादेशिक आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। अब अगर इसे मैप में देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर मैप में भी दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। अगर हमारा मध्य प्रदेश खुद देखें तो इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश नजर आता है। तो अगर मध्य प्रदेश को मैं इस रूप में देखता हूं तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया आता है ये आपका पूरा विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। जो विंध्य कैमूर श्रेणी, जो हम विंध्य कैमूर प्रदेश बोल रहे हैं या विंध्य कैमूर श्रेणी बोल रहे हैं, दोनों बात बराबर ही है। तो विंध्य कैमूर प्रदेश जो है और उसके अंदर जो वन आते हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एरिया में फैली है, तो इस तरीके से इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वन पाए जाते हैं वो आपके विंध्य कैमूर प्रदेश के आधार पर वनों को वहाँ पर बताया जाएगा। और सतपुड़ा प्रदेश, तो ये जो नीचे वाला एरिया बसता है ये आपका सतपुड़ा प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप इधर बालाघाट से लेकर इधर बड़वानी तक के जो जिले हैं आपके, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये सभी जिले आ जाएंगे। छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ पर आपका हरदा, बैतूल, ये इस टाइप के जितने भी जिले, खंडवा, खरगोन, ठीक है, बुरहानपुर, ये सब कहाँ पर आ जाएंगे आपका, यहाँ पर सतपुड़ा प्रदेश में। और ये इधर मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, इस टाइप के जो वन है, गुना, ये जो ऊपर के इलाके आ गए ये शिवपुरी और मुरैना के पठार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये वाला ही इस तरीके से प्रादेशिक आधार पर इन्हें 1, 2, 3 की कैटेगरी में बांध रखा है कि ये विंध्य कैमूर श्रेणी, ये सतपुड़ा, और ये जो आ जाएगा आपका मुरैना शिवपुरी के पठार के अंतर्गत। इससे ज़्यादा यहाँ पर समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं, मैं इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी हमें इतना याद होना चाहिए कि अगर प्रादेशिक आधार पर भी वनों का वर्गीकरण पूछ ले तो कम से कम विंध्य कैमूर प्रदेश वाला एरिया याद रखें, सतपुड़ा प्रदेश याद रखें, मुरैना शिवपुरी का पठार याद रखें, ताकि अगर सिर्फ एरिया भी हमें पता है तो हम काफ़ी कुछ उनके बारे में लिख सकते हैं। तो ये प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण हुआ। और हाँ, इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, अब इसको क्षेत्रफल वाइज तो इतना ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं है, पर हाँ सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम कौन सा है इनमें से ये जरूर याद रख लें। तो प्रादेशिक आधार पर अगर सर्वाधिक वन कहीं है तो सतपुड़ा प्रदेश में, क्योंकि अगर आपको पता हो तो सतपुड़ा के घने जंगल एक कविता भी है, तो वो कविता भी क्या है, सतपुड़ा के जंगलों के बारे में लिखी गई है और ये स्कूल में हिंदी की किताब में रहती थी। और उस वनों के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है कवि ने उस कविता के अंदर, जिसका पूरा नाम था सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, तो ये अगर किसी ने हिंदी में पढ़ा हो तो उसे याद होगा। तो ये सतपुड़ा प्रदेश सर्वाधिक वन के अंतर्गत है। प्रादेशिक आधार पर अगर देखें कि सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं इन तीनों क्षेत्रों में से, तो सतपुड़ा प्रदेश में। और सबसे कम अगर पाए जाएंगे तो वो है मुरैना शिवपुरी में न्यूनतम। और यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो किस टाइप के वन पाए जाते हैं, कटीले। ये हमने
जब उष्णकटिबंधीय वन देखा था, तब वहाँ देखा था कि यहाँ पर ऊपरी साइड एरिया में किस टाइप के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। शुष्क का मतलब सूखे या जिनमें पानी की कमी रहती है, तो वो कटीले वन ही रहते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण क्या रहता है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए कटीले वन वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान से जो संबंधित एरिया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इस टाइप के वनों की उपस्थिति है। अब ये हो गया हमारा प्रादेशिक आधार पर। अब हम देख लेते हैं वृक्षों के आधार पर। यह वृक्षों के आधार पर मैं आपको वो बताने से पहले और हम इंफॉर्मेशन देख लें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में वन को विभाजित करने के लिए क्या क्या वन विभाग द्वारा यहाँ पर व्यवस्था है। तो अगर मध्य प्रदेश का कुल एरिया हम देखें तो इस तरीके से कुछ मैप है। इस तरीके से कुछ मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, पर हम अगर देखना चाहें तो मध्य प्रदेश का जो टोटल ये जो मध्य प्रदेश है, इसमें कितने हैं जिले, 52। तो ये जो 52 जिले हैं, इन 52 जिलों को कुल 16 वन वृत्त में बांटा गया है। ठीक है, वन वृत्त का मतलब क्या है, फॉरेस्ट सर्कल। कहने का मतलब जो पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश का एरिया है, ये एक एक जिले वाइज तो है ही, पर अलग अलग जिले जो छोटे एरिया बन जाते हैं, क्योंकि टोटल 52 जिले हैं तो बहुत छोटा छोटा एरिया हो जाता। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक संपूर्ण रूप में इसे क्या करा, 16 बड़े वन वृत्त में बांटा, जिसमें एक से अधिक जिले भी उस वन वृत्तों में शामिल हैं। तो इस तरीके से क्या करा है, टोटल 52 जिलों के जो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर वन है, उन वनों को कितने वन वृत्त के अंदर ये बांट चुके हैं, तो वो 16 वन वृत्त टोटल हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में वन वृत्त, वृत्त का मतलब सर्कल रहता है, इसलिए वन वृत्त को क्या बोल देंगे, फॉरेस्ट सर्कल। तो वो कितने हैं, 16। अब मध्य प्रदेश में ही अगर मैं बोलूं कि क्षेत्रीय वन मंडल, क्षेत्रीय वन मंडल का मतलब रहता है रीजनल फॉरेस्ट डिवीजन। ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय वन मंडल, रीजनल फॉरेस्ट डिवीजन। तो रीजनल फॉरेस्ट डिवीजन के बारे में अगर देखूं तो वो कितने हैं, 63। इनकी संख्या ही मेन है बस। ये वन वृत्त में हम ये जरूर देख लेंगे कि कौन सा वन वृत्त सर्वाधिक है, ठीक है, सबसे बड़ा है, और कौन सा वन वृत्त सबसे छोटा है। और क्षेत्रीय वन मंडल इतने हैं, और क्षेत्रीय उप वन मंडल देखें, सब फॉरेस्ट डिवीजन देखें, क्षेत्रीय उप वन मंडल, तो इसको अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या है, रिजर्व सब फॉरेस्ट डिवीजन। उप की जगह हम सब लगा देते हैं, SUB। ठीक है, इस तरीके से इसे बता सकते हैं। तो ये अगर इनकी संख्या देखी जाए तो ये है 135। इस तरीके से मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रीय वन मंडल है, क्षेत्रीय उप वन मंडल है, और मध्य प्रदेश में वन वृत्त देखा जाए। और वन से संबंधित अगर मध्य प्रदेश की जानकारी देखें तो क्या है, 1970 में मध्य प्रदेश के वनों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन।
पर मुख्य बात ये नहीं कि 1970 में मध्य प्रदेश के वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य था पूरे भारत देश के अंदर। तो ये क्या है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य, ये बात मुख्य है, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1970 में। और अगर इस समय अगर यूं कह दिया जाए, क्वेश्चन तो देखो कुछ भी बना सकते हैं, अब सिंपल क्वेश्चन बनने की चाह नहीं है। अगर जेल प्रेरी की एग्जाम भी आती है, या मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की भी एग्जाम आती है, या और एसआई एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड या पटवारी से संबंधित अगर एग्जाम में आती है मध्य प्रदेश स्टेट की, तो क्वेश्चन टफ से टफ बनने की कोशिश होगी, क्योंकि अब वही नॉर्मल क्वेश्चन वापस घूम फिर के नहीं आएंगे, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो देखिए कि 1970 में वो पूछ लेंगे कि जब वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो मध्य प्रदेश से वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य था, उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश था, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो सन 2000 में अलग हुए, और वनों का राष्ट्रीयकरण तो कब हो गया था, 1970 में ही हो गया था। तो यहाँ पे क्या थे, श्यामा चरण शुक्ल जो थे, ठीक है। तो श्यामा चरण शुक्ल जो थे वह हमारे मध्य प्रदेश के क्या थे, सीएम थे। ये क्या थे, मध्य प्रदेश के सीएम, और कब, 1970 में। तो इस तरीके से हम ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में आए तो हमारे माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि भाई 1970 में देखा जाए तो एमपी के जो सीएम थे वो श्यामा चरण शुक्ल थे, और इन्हीं के समय वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश ही राज्य ऐसा था जो सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य था। इस तरीके से हमें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखी हमने, और इससे संबंधित अगर कुछ फैक्ट देखें तो मध्य प्रदेश के वन नीति के बारे में देख सके कि मध्य प्रदेश की वन नीतियाँ कब कब आई, तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश की वन नीति के बारे में देखें तो अब तक मध्य प्रदेश में 2 वन नीति आई। मध्य प्रदेश में पहली वन नीति जो आई थी वो आई थी 1952 में। वो जो सेकेंड वन नीति आई है दूसरी, वो आई थी सन 2005। तो ये जो सन 2005 में जो वन नीति आई थी ये कब से लागू हुई, तो अगर इसकी कुछ डेट देखी जाए तो 4 अप्रैल समथिंग है। कई बार टफ क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ अगर क्वेश्चन ये आएगा कि वन नीति, सेकेंड वन नीति या दूसरी वन नीति मध्य प्रदेश ने किस वर्ष लागू की, तो एक क्वेश्चन सिंपल है कि भाई याद रख सकता है व्यक्ति के 1952 से पहली वन नीति थी और 2005 से दूसरी वन नीति। पर अगर क्वेश्चन टफ बनाना है तो वह क्वेश्चन डाल देंगे कि दूसरी वन नीति मध्य प्रदेश में कब लागू हुई, तो 4 अप्रैल 2005। ये क्वेश्चन फिर बन जाता है टफ, क्योंकि उसने पर्टिकुलर डेट पूछ ली और डेट वो सन 2005 की ही देगा आपको, चारों डेट। तो आपको वहां पर फिर क्या है, कंपटीशन इस क्वेश्चनों में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें अगर कुछ फैक्चुअल डाटा याद करना भी पड़े तो हमें करना होंगे। तो मध्य प्रदेश की वन नीति का अगर देख लेंगे, सेकेंड वन नीति कब लागू हुई थी, तो 4 अप्रैल 2004 को लागू की गई थी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब वन नीतियों को क्यों लाया जाता है, ऐसा क्या उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ एमपीपीएससी के हिसाब से भी इन चीज़ों को याद रख लिया जाए।
अब मध्य प्रदेश में वन नीति, तो इसके उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात, सबसे पहला तो क्या है? वनों का संरक्षण, वनों पर्यावरण का संरक्षण। फिर वे गांव जहां पर वनों की अधिकता है, ठीक है, तो उनको राजस्व गांवों में चेंज करना। राजस्व मतलब वहां से आर्थिक सहायता मुहैया मिलने लग जाए लोगों को। मतलब वहां पर कहने का मतलब कि इमारती लकड़ी हो या और ऐसी कुछ लकड़ियां हैं जिससे क्या है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ावा मिले। तो इस तरीके से क्या है, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना। फिर तीसरा अगर मैं देखना चाहूँ कि किस तरीके से और आगे देखें इसे, तो और क्या उद्देश्य क्या हो सकते हैं वन नीतियों के? तो एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो हस्तशिल्प लोग रहते हैं, जो वनों से रिलेटेड संपदा जो रहती है, वनों से वे संपदा जो हमें वनों से प्राप्त होती है, उन्हें वन संपदा कहते हैं। तो हस्तशिल्प जो वनों की लकड़ियां या उनसे संबंधित जो भी संपदा है, उनसे हस्तशिल्प का निर्माण करते हैं, वो हस्तशिल्प कला जानते हैं, तो उन लोगों को बढ़ावा देना। और क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो वन नीति में और क्या उद्देश्य ऐसे हैं जो वनों को संवर्धन रखने के लिए? एक संचार व्यवस्था, क्योंकि वनों के अंदर काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया रहता है और अगर वहाँ पर उनकी सुरक्षा करनी है तो वहाँ पे संचार व्यवस्था की सुविधा होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ भी कल से उन वनों के प्रति कुछ गलत कदम उठाया जाए तो वहाँ पर अगर संचार व्यवस्था नहीं रहेगी तो हम कैसे उस चीज़ को ढंग से ऑपरेट कर पाएंगे, वनों का संरक्षण कर पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेस्ट रेंजर जो रहते हैं या वन विभाग के जो अधिकारी रहते हैं, तो उनको कैसे अगर अगर ढंग से उस वन का जो कटाव हो रहा है या उनसे रिलेटेड उन संपदा को काटा जा रहा है या अवैध रूप से कटाई चल रही है, तो यदि वहाँ पर इस टाइप की व्यवस्था नहीं रहेगी जो आज की मांग है, तो इस तरीके से वनों का संरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए संचार व्यवस्था की सुविधा भी वहाँ पर होनी चाहिए। और क्या देख सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक तो जो कह सकते हैं कि रेंजर्स टाइप के जो रहते हैं, ठीक है, कानूनन प्रबंध किए जाने चाहिए। यदि वनों से संबंधित कुछ भी अवैध रूप से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो कानून वहाँ पर इतने उसकी व्यवस्था होनी चाहिए और वो प्रबंध अच्छे कड़े होने चाहिए कानून से संबंधित। तो इस तरीके से कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही उद्देश्य है, ऐसे कई सारे उद्देश्य उन वन नीतियों में शामिल होते हैं कि किस तरीके से हमें वनों को बढ़ावा देना है, प्लांटेशन का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। इस तरीके से मध्य प्रदेश की वनस्पति और जलवायु में हमने वन नीति और प्रादेशिक आधार पर और प्रजाति के आधार पर हम वनों का वर्गीकरण आगे देखेंगे।
पर हमने यहाँ पे वन नीति के बारे में देखा, कौन कौन सी वन नीति है। दो टाइप की वन नीति आई। फिर हमने प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा। उसके पहले हमने देखा प्रशासनिक आधार पर किस तरीके से वनों को बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो देख रहे हैं वो वन नीति और बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी, कुछ फैक्ट देखे कि कैसे 1970 में मध्य प्रदेश के वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर उसके बाद किस तरीके से दो वन नीतियाँ हैं, उनके दो सन देखे। 1970 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो कौन उसके सीएम है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर रख दूँ ताकि को आपको ऐसा लगे, पर ये क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं जैसे हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये सब चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा वृक्षों के आधार पर या प्रजातियों के आधार पर वनों को किस तरीके से वर्गीकृत किया है। तो साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन के रूप में करा है। और हम कई सारे वृक्षों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। उसमें बांस भी रहेगा, बैम्बूस भी रहेगा, साल वन भी रहेंगे, सागौन वन भी रहेंगे, भिलाला वृक्ष भी रहेगा, भिलावा वृक्ष जिससे शाही बनाई जाती है, हर्रा रहेगा, कत्था जो खेर के वृक्ष से प्राप्त होता है, कत्था जिसे कलर बनाया जाता है, या पान में भी जिस कत्ते का लेप लगाया जाता है। ये सब चीज़ें जो वृक्ष है अलग अलग जो प्रजाति के मुख्य आर्थिक रूप से जो हमारे सहभागी हैं उन वनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वन मतलब वो वृक्ष के आधार पर जो वन है उन सबको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।